दुनिया एक बार फिर एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है। एक तरफ सदियों पुराने साम्राज्यों की राख से सुलगती हुई आग है, तो दूसरी तरफ समंदर में उठते तीसरे विश्व युद्ध के तूफान की आहट है। यूरोप के पुराने दिग्गज आज घुटनों पर आ रहे हैं और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने ही बुने हुए एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। जो चीजें हमें दूर की लगती हैं, वो असल में हमारी जिंदगी और हमारी अर्थव्यवस्था की जड़ें काटने के लिए तैयार बैठी हैं। फेयर ऑब्जर्वर के प्रधान संपादक अतुल सिंह और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए के पूर्व ऑफिसर ग्लेन कार्ल के एक पॉडकास्ट के आधार पर आज हम पर्दा उठाएंगे उन 5 वैश्विक महाशक्तियों की असली सच्चाई से, जो हमारी और आपकी दुनिया का भविष्य तय करने वाली है। तो जुड़े रहिए अंत तक, क्योंकि जो आज आप देखने वाले हैं वो आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम दुनिया की राजनीति, इतिहास और अर्थव्यवस्था के कुछ सबसे बड़े और उलझे हुए मुद्दों पर बात करेंगे। अतुल सिंह और ग्लेन कार्ल के जो पॉडकास्ट है द डायलेक्टिक, उनके आधार पर आज हम ईरान के गौरवशाली इतिहास से लेकर चीन, ताइवान के साथ तनाव और भारत की अर्थव्यवस्था की असली सच्चाई और यूरोप के गिरते हुए दिग्गजों फ्रांस और जर्मनी का गहराई से विश्लेषण करेंगे। तो शुरू करते हैं। आप इस वीडियो का, इस पॉडकास्ट का अंग्रेजी वर्जन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो पहले भाग पे चलते हैं, ईरान पे, जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है। ईरान एक महान साम्राज्य से इस्लामिक रिपब्लिक तक की कहानी ये है कि देखा जाए तो ईरान की कहानी एक गर्व से भरे साम्राज्य की कहानी है। इनकी पहचान पुराने फारसी साम्राज्य और 1505 के शिया सफवीद वंश से जुड़ी है। और क्या आप जानते हैं कि ईरान का भारत पर बहुत गहरा प्रभाव रहा है? सदियों तक भारत में फारसी ही दरबार की भाषा थी और ताजमहल जैसी इमारतें इसी संस्कृति से प्रेरित हैं। 18वीं सदी में फारस के नादिर शाह के हमले ने भारत के मुगल साम्राज्य की कमर तोड़ दी थी, जिसका फायदा उठाकर अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया था। लेकिन बाद में ईरानी खुद विदेशी साजिशों का शिकार हो गए। 1953 का साल ईरान के लिए एक बड़ा धोखा था, जब वहां के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक ने अपने देश के तेल का राष्ट्रीयकरण किया, तो अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 ने तख्ता पलट दिया और अपनी कठपुतली शाह को गद्दी पर काबिज कर दिया। इस घटना ने ईरानियों के मन में पश्चिम के प्रति हमेशा के लिए एक गहरी नफरत भर दी। तो शाह का शासन बहुत क्रूर था, जिसकी वजह से 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई। अयातुल्लाह खुमैनी सत्ता में आते हैं और वो अमेरिका को बड़ा शैतान घोषित कर देते हैं। तो आज ईरान हिजबुल्लाह और हमास जैसे प्रॉक्सी गुटों के जरिए अपना दबदबा बनाए हुए हैं। तो ईरान का भविष्य क्या होगा? सवाल पूरी दुनिया के ज़हन में ताजा है। अतुल सिंह और ग्लेन कार्ल अपने पॉडकास्ट डायलेक्टिक में बताते हैं कि 6 संभावनाएं बनती हैं। पहली, शाह के परिवार की वापसी की जाए, जो कि संभव नहीं लगती। दूसरी संभावना यानी कि लोकतांत्रिक क्रांति हो, जो वहां की मौजूदा शक्ति के कारण फिलहाल मुश्किल लगती है। तीसरी सबसे बड़ी संभावना है सेना का पूरी तरह से देश पे कब्जा हो जाना। और चौथी संभावना है ईरान का जातीय आधार पर टूट जाना। पांचवा है जो हालात आज हैं वैसी ही अस्थिरता बने रहना। और छठी और आखिरी संभावना है कि किसी उदारवादी नेता का आना, जो अभी बहुत दूर की कौड़ी लगता है। तो ईरान के बाद हम रुख करते हैं चीन का, जहां चीन और ताइवान का संकट है। तो अगर बात करें दुनिया के सबसे बड़े फ्लैश पॉइंट पर, यानी चीन और ताइवान के तनाव पे, तो ये तनाव की शुरुआत 1949 के चीनी गृह युद्ध से होती है, जब हारने के बाद नेशनलिस्ट नेता ताइवान भाग गए थे। आज ताइवान एक पूर्ण लोकतंत्र है और वहाँ की सत्ताधारी पार्टी खुले तौर पर आज़ादी की समर्थक है, जो बीजिंग की कम्युनिस्ट पार्टी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। चीन की अपनी अर्थव्यवस्था धीमी पड़ रही है, इसलिए वहाँ की सरकार अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए वन चाइना नीति और कट्टर राष्ट्रवाद का सहारा ले रही है। अमेरिका यहाँ रणनीतिक अस्पष्टता की नीति अपनाता है, यानी खुलकर कुछ नहीं कहता, लेकिन ताइवान को हथियार देता है। अगर यहाँ छोटी सी भी गलती से युद्ध भड़क गया तो दुनिया की इकोनॉमी पूरी तरह से क्रैश कर जाएगी। कारण
क्योंकि दुनिया के सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर यानी चिप्स सिर्फ और सिर्फ ताइवान में ही बनते हैं। पॉडकास्ट के तीसरे बिंदु पे बात करें भारत की अर्थव्यवस्था, यानी प्रधानमंत्री मोदी के शासन और भारत की अर्थव्यवस्था को पॉडकास्ट में एक नया नाम दिया गया है, वेजिटेरियन स्टालिनवाद यानी शाकाहारी स्टालिनवाद। इसका मतलब यह है कि भारत में राजनीतिक विरोधियों को सीधे जेलों में डालकर पीटा तो नहीं जाता, लेकिन टैक्स के रूल्स और पुलिस के मकड़जाल में फंसाकर बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता है। भारत पाकिस्तान की तरह मिलिट्री स्टेट नहीं है, बल्कि यह एक बाबू राज्य बन गया है जिसे एलीट ब्यूरोक्रेट्स IAS अफसर चलाते हैं। 1991 के आर्थिक सुधारों को पलट दिया गया है और एक ऐसा राज वापस आ गया है जो सिर्फ बड़े एकाधिकार यानी मोनोपोलीज को फायदा पहुंचाता है। तो अगर सफलताओं और विफलताओं की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी सफलताओं में शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पेमेंट्स का बढ़ना और 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना शामिल हैं। लेकिन दूसरी तरफ नोटबंदी और खराब तरीके से लागू किए गए GST ने छोटे और मझोले व्यापारों की कमर तोड़ दी है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग 17% से गिरकर 13% पे आ गई है। तो भारत एक डंबल इकोनॉमी नजर आता है, यानी एक तरफ बड़े कॉर्पोरेट्स को भारी छूट है, दूसरी तरफ गरीबों को मुफ्त राशन बंट रहा है और बीच का मिडिल क्लास पूरी तरह पिस रहा है। इसके कारण भारी मात्रा में टैलेंट और पैसा देश छोड़कर जा रहा है। इसका नतीजा या तो 1991 जैसा कोई नया संकट होगा या फिर सुधार लाएगा, या यूं ही अर्थव्यवस्था घिसटती रहेगी। बात अगर फ्रांस पे करें तो फ्रांस इस वक्त एक गहरे राजनीतिक और आर्थिक संकट से गुजर रहा है। हालात इतने खराब हैं कि बीते 2 साल में वहां 5 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं और सरकार बजट तक पास नहीं कर पा रही है। फ्रांस की सरकार देश की 60% GDP को कंट्रोल करती है, लेकिन सिस्टम इतना एलिट क्लास के लिए बना है कि एक आम मजदूर के लिए जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा फ्रांस में आज 17% आबादी प्रवासियों की है। शहरों में अलग थलग बस्तियां बन गई हैं और कट्टरपंथ बढ़ रहा है। इसी का फायदा उठाकर वहां कट्टर दक्षिणपंथी पार्टियां बहुत तेजी से मजबूत हो रही हैं। हालांकि फ्रांस की परमाणु ताकत और उनका लग्जरी सेक्टर आज भी उन्हें दुनिया में एक मजबूत स्थिति में रखे हुए हैं। बात अगर जर्मनी की करें तो यूरोप की ढलान और जर्मनी का रुकता हुआ इंजन नजर आता है, क्योंकि जर्मनी जिसे कभी पूरे यूरोप का आर्थिक इंजन कहा जाता था, आज वह इंजन हाँफ रहा है। जर्मनी का पूरा विकास 3 चीजों पर टिका था: अमेरिका की मुफ्त सुरक्षा, रूस की सस्ती ऊर्जा और चीन का बहुत बड़ा बाजार। और अब ये तीनों ही चीजें जर्मनी के हाथ से निकल चुकी हैं। वहाँ की वर्कफोर्स बूढ़ी हो चुकी है, सरकारी काम धीमा है और सबसे बड़ी बात, जर्मनी की शान मानी जाने वाली कार इंडस्ट्री अब चीन की सस्ती और बेहतरीन इलेक्ट्रिक कारों EVs के सामने हाँफ रही है। इस खराब अर्थव्यवस्था और प्रवासियों के मुद्दे ने जर्मनी में भी AfD जैसी कट्टरपंथी पार्टी को रातों रात हीरो बना दिया है। फ्रांस और जर्मनी की इन अंदरूनी समस्याओं के कारण आज एक पूरा का पूरा यूरोप एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है। अगर उन्होंने कुछ नया नहीं किया तो दुनिया के नक्शे पे यूरोप का पतन पक्का है। तो इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया की महाशक्तियां अपने अहंकार में आपस में टकराई हैं तो दुनिया के नक्शे और इंसानों के नसीब दोनों बदल गए हैं। ईरान का गुस्सा, ताइवान का डर, भारत की उलझन और यूरोप का पतन, ये सिर्फ अखबार की खबरें नहीं हैं, ये आने वाले कल की आहट है। सवाल ये नहीं है कि क्या दुनिया बदलेगी, सवाल ये है कि जब ये सैलाब आएगा तो हम और आप कहाँ खड़े होंगे। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी महाशक्ति सबसे पहले बिखरने वाली है? क्या ताइवान की वजह से दुनिया रुक जाएगी या भारत अपना रास्ता खोज लेगा? अपनी बेबाक राय जो है वो कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी सोचने पे मजबूर करता है तो इसे लाइक करें और दुनिया के इस कड़वे सच से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में एक नए सच के साथ। नमस्कार।